कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान वजन कम करने के लिए अपनी कैलोरी एकदम आधी कर देता है, घंटों कार्डियो कर रहा है, लेकिन फिर भी वजन का कांटा टस से मस नहीं हो रहा। हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे में होता क्या है कि शरीर एक तरह के पैनिक स्टेट या आपातकालीन स्थिति में चला जाता है। ओके। और खुद को जीवित रखने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर देता है। सही कहा। मतलब यहाँ असली अपराधी ये नहीं है कि खाना कितना खाया जा रहा है, बल्कि ये है कि किस एक खास पोषक तत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, और वो तत्व है प्रोटीन। हाँ, और ये जो आपने सर्वाइवल मैकेनिज्म या जीवित रहने की जद्दोजहद की बात की ना, यहीं से आज के हमारे नोट्स और इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। मतलब ये सच में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हर तरफ तरह तरह की डाइट्स और न्यूट्रिशन ट्रेंड्स की बाढ़ आई हुई है। हाँ, हर दिन एक नई डाइट आ जाती है मार्केट में। एकदम सही। लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अधिकांश लोग आज भी उस सबसे बुनियादी और जरूरी पोषक तत्व की अपनी दैनिक आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बिना शरीर का ढांचा ही खड़ा नहीं रह सकता। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन इसी भ्रम को तोड़ना है। हम ये समझने वाले हैं कि ये तत्व असल में काम कैसे करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और इसे अपनी थाली तक लाने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है। यही सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इस बात पर आएं कि कितना खाना चाहिए या कहाँ से मिलेगा, मुझे लगता है कि हमें इसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए। स्रोत इसे शरीर का क्या कहते हैं, उसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक, जो हमारी मांसपेशियों, त्वचा, बालों और कोशिकाओं को बनाने और उन्हें रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक तो थोड़ा किताबी शब्द लगता है ना, तो ये सिर्फ किसी ढांचे को खड़ा करने तक सीमित नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ना, चलिए एक अलग नजरिए से सोचते हैं। मान लीजिए कि मानव शरीर एक बहुत ही व्यस्त और बड़े रेस्टोरेंट का किचन है। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, अब इस किचन को चलाने के लिए बिजली और गैस की जरूरत होती है ना? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट बिल्कुल उसी बिजली और गैस की तरह काम करते हैं। वे ऊर्जा देते हैं ताकि चूल्हा जलता रहे। लेकिन क्या सिर्फ गैस जलाकर कोई डिश तैयार की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। हाँ, डिश बनाने के लिए कच्चे माल यानी सब्जियां, मसाले और अनाज की जरूरत होती है। साथ ही उन शेफ और कर्मचारियों की भी जरूरत होती है जो टूट फूट होने पर बर्तनों की मरम्मत कर सकें या नया सामान ला सकें। सही कहा। शरीर में प्रोटीन बिल्कुल वही कच्चा माल और कर्मचारी है। अगर गैस या ऊर्जा है लेकिन कच्चा माल नहीं है तो किचन में कुछ भी नया नहीं बनेगा और धीरे धीरे सब कुछ ठप पड़ जाएगा। वाओ, उस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण को ही अगर हम आगे बढ़ाएं ना, तो ये बात और भी गहराई से समझ में आती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो जिम नहीं जाता या मुझे कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, तो मुझे इस कच्चे माल की क्या जरूरत। हाँ, ये तो बहुत लोग सोचते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। भले ही रेस्टोरेंट में कोई नया और बड़ा मेन्यू न बन रहा हो, लेकिन रोजाना की साफ सफाई, टूट फूट और रख रखाव तो होगा ही ना। हाँ बिल्कुल, बर्तन तो रोज ही धुलेंगे। ठीक उसी तरह रोजमर्रा के जीवन में सिर्फ सांस लेने, चलने फिरने या कुर्सी पर बैठकर सोचने तक में हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार मरती हैं और नई बनती हैं। अच्छा, मतलब बैठे बैठे भी? बिल्कुल। हमारे पाचन तंत्र की अंदरूनी परतें हर कुछ दिनों में पूरी तरह से नई हो जाती हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसे विज्ञान की भाषा में सेल्यूलर टर्नओवर कहा जाता है। सेल्यूलर टर्नओवर? हाँ, तो इस दैनिक टूट फूट की रिकवरी के लिए ही इस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये केवल मांसपेशियां फुलाने के लिए नहीं है, ये शरीर को हर दिन अंदर से ढहने से बचाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जो इंसान दिन भर सिर्फ सोफे पर बैठा रहता है, उसका शरीर भी अंदर ही अंदर एक निर्माण कार्य में लगा हुआ है। एकदम सही। अब अगर हम स्रोत में बताए गए इसके 4 सबसे बड़े फायदों की तरफ मुड़ें, तो पहला फायदा बहुत ही स्पष्ट है, मांसपेशियां बनाना, ताकि एक फिट और स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल सके। लेकिन मुझे यहाँ दूसरे फायदे पर आकर थोड़ी उलझन हो रही है। वजन कंट्रोल करने वाले बिंदु पर? हाँ बिल्कुल। रुकिए, यहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास?
वजन कम करने या हमसे संतुलित रखने का सीधा सा मतलब है कम कैलोरी लेना, है ना? हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी डाइट में अतिरिक्त पनीर, अंडे, चिकन या दाल शामिल करता है तो वो तकनीकी रूप से अपनी कैलोरी की मात्रा बढ़ा रहा है। तो फिर अधिक खाना खाने से वजन कैसे कम या कंट्रोल हो सकता है? ये गणित तो आपस में मेल नहीं खा रहा। हाँ, ये ऊपरी तौर पर विरोधाभासी लगता जरूर है, लेकिन अगर हम मानव जीव विज्ञान और भूख का मनोविज्ञान की गहराइयों में जाए ना, तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। अच्छा। सबसे पहली बात, सभी कैलोरी शरीर के अंदर एक समान व्यवहार नहीं करती। जब कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट खाता है तो वो शरीर उसे बहुत आसानी से और जल्दी पचा लेता है। हाँ, जैसे चीनी या मैदा। बिल्कुल। इससे रक्त में शर्करा या ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है और फिर उतनी ही तेजी से गिरता भी है। इसी गिरावट के कारण अचानक फिर से तेज भूख लगती है, जिसे हम क्रेविंग्स कहते हैं। मतलब वो स्थिति जब खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद ही अचानक कुछ मीठा या स्नैक्स खाने की बहुत तेज इच्छा होने लगती है। एकदम सही। वहीं दूसरी ओर जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है तो ये शरीर में बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। इसे पचाना शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। मेहनत का काम मतलब शरीर को जोर लगाना पड़ता है। हाँ, विज्ञान में इसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है, शॉर्ट में TEF। अच्छा। इसका मतलब है कि शरीर इस पोषक तत्व को पचाने, अवशोषित करने और उसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में ही बहुत सारी कैलोरी जला देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प तंत्र है। मतलब अगर हमने 100 कैलोरी प्रोटीन के रूप में खाई हैं, तो शरीर शायद उसमें से 20 या 30 कैलोरी तो सिर्फ उसे पचाने के प्रयास में ही खर्च कर देगा। बिल्कुल। जबकि कार्बोहाइड्रेट या फैट के मामले में ऐसा नहीं होता। सही कहा। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, हार्मोनल संतुलन। जब ये पोषक तत्व धीरे धीरे पचता है तो ये शरीर में ग्रेलिन नाम के हार्मोन को कम करता है, जो असल में भूख लगने का संकेत देता है। मतलब जो दिमाग को बताता है कि और खाओ। हाँ, और साथ ही ये उन हार्मोन्स को बढ़ाता है जो दिमाग को संकेत देते हैं कि पेट भर चुका है और अब ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो इसी वजह से पेट भरा भरा लगता है। हाँ, इसलिए व्यक्ति लंबे समय तक संतुष्ट महसूस करता है और उन अतिरिक्त स्नैक्स या जंक फूड से बच जाता है जो असल में वजन बढ़ने का मुख्य कारण होते हैं। वाओ, तो ये बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, बल्कि शरीर के उन रासायनिक संकेतों को या केमिकल सिग्नल्स को हैक करने की है जो हमें बार बार फ्रिज की तरफ जाने पर मजबूर करते हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हैक करना। हाँ, ये तो वजन घटाने के पारंपरिक खुद को भूखा रखने वाले मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है। हमें सिर्फ खाना कम करने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सही चीज जोड़ने पर ध्यान देना है। और यही सिद्धांत स्रोत में बताए गए तीसरे फायदे यानी रिकवरी पर भी लागू होता है। रिकवरी? हाँ, जब कोई शारीरिक व्यायाम करता है तो वो असल में जिम में अपनी मांसपेशियों को बना नहीं रहा होता है, बल्कि वो सूक्ष्म स्तर पर मांसपेशियों के तंतुओं को या मसल फाइबर्स को तोड़ रहा होता है। अच्छा, तो ये एक प्रकार की नियंत्रित चोट है। बिल्कुल, एक कंट्रोल्ड इंजरी। तो जब वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में जो दर्द या खिंचाव महसूस होता है ना, वो उन्हीं माइक्रो टीयर्स या सूक्ष्म टूट-फूट का नतीजा है। ठीक। और वर्कआउट के बाद के घंटों और नींद के दौरान शरीर खून में मौजूद अमीनो एसिड्स को उन टूटे हुए हिस्सों तक भेजता है। अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन के छोटे हिस्से? हाँ बिल्कुल। वहां जाकर ये अमीनो एसिड्स उन तंतुओं की मरम्मत करते हैं और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाते हैं, ताकि भविष्य में वे उस तनाव को आसानी से सह सकें। इसी प्रक्रिया को रिकवरी कहा जाता है। एकदम सही। और अगर हमने व्यायाम तो बहुत कर लिया, लेकिन डाइट में ये कच्चा माल नहीं दिया, तो शरीर उस टूट फूट को ठीक नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और व्यक्ति मजबूत होने के बजाय अंदर से और कमजोर हो जाएगा। हाँ, यही होता है अक्सर लोगों के साथ। ये बहुत तार्किक है, लेकिन स्रोत में जो चौथा फायदा बताया गया है वो शायद सबसे ज्यादा लोगों को हैरान करेगा। बालों और त्वचा के स्वास्थ्य वाला। हाँ, हम त्वचा और बालों की खूबसूरती के लिए बाहर से न जाने कितने महंगे सीरम, क्रीम और लोशन लगाते हैं। इनका प्रोटीन से क्या सीधा संबंध है? ये ब्यूटी इंडस्ट्री या सौंदर्य उद्योग का एक ऐसा सच है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, हमारे बाल मुख्य रूप से केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा। इसी तरह त्वचा की लोच, इलास्टिसिटी और मजबूती
कोलेजन और इलास्टिन पर निर्भर करती है। और ये दोनों भी स्वयं प्रोटीन ही है। तो अगर शरीर में इन तत्वों की कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो नए बाल उगेंगे या त्वचा की जो नई परत बनेगी उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब होगी। बिल्कुल। और शरीर बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। कैसे? अगर उसके पास कच्चे माल की कमी है तो वो सबसे पहले हृदय, लिवर और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखने के लिए अपना सारा कच्चा माल वहां भेज देगा। अच्छा। हाँ, शरीर के लिए बाल या चमकती त्वचा जीवित रहने की दृष्टि से कोई प्राथमिकता नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए जब डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो उसका सबसे पहला असर बालों के झड़ने, नाखूनों के टूटने और त्वचा के रूखेपन के रूप में दिखाई देता है। बाहरी लोशन सिर्फ सतह को कुछ देर के लिए नम कर सकते हैं, लेकिन वे कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकते। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। अगर नींव ही गायब है तो इमारत पर बाहर से कितना भी रंग रोगन कर लिया जाए वो खोखली ही रहेगी। बिल्कुल सही। अब जब हमें ये स्पष्ट रूप से समझ आ गया है कि ये भूख को कैसे नियंत्रित करता है, रिकवरी कैसे करता है और बाहरी सुंदरता को कैसे अंदर से प्रभावित करता है, तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है। हाँ, और स्रोत इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा गणित प्रदान करते हैं। ये गणित हर व्यक्ति के शरीर के वजन पर आधारित है, जो इसे बहुत ही व्यक्तिगत बनाता है। हाँ, स्रोत के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। चलिए इसे एक बहुत ही व्यवहारिक गणितीय उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार उसे दिन भर में कम से कम 48 से 60 ग्राम के बीच इस पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। सही हिसाब है। क्या ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है? अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग इसके बारे में सचेत नहीं होते। अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने दोपहर में एक कटोरी दाल खा ली है तो उनकी दिन भर की जरूरत पूरी हो गई। हाँ, दाल को लेकर तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन जब तक उस मात्रा को मापा नहीं जाता तब तक ये भ्रम बना रहता है कि पोषण पर्याप्त है। और इसीलिए स्रोत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के बहुत ही सामान्य घरेलू स्रोतों की सूची दी गई है। हाँ। ये सूची दिखाती है कि हमें किसी बहुत महंगी या विशेष चीज की तलाश नहीं करनी है। शाकाहारी स्रोतों में दाल, चना, राजमा, पनीर, दूध और सोया शामिल हैं। और मांसाहारी लोगों के लिए अंडे, चिकन और मछली के विकल्प हैं। इन स्रोतों की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि ये हमारी पारंपरिक भोजन शैली का अभिन्न अंग रहे हैं। बिल्कुल। जब हम दाल और चावल या दाल और रोटी को एक साथ खाते हैं तो ये सिर्फ स्वाद का मामला नहीं है। अनाज और दालों में अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, तो वे एक दूसरे को पूरा करते हैं। एकदम सही। जब वो एक साथ मिलते हैं तो शरीर को वो सभी आवश्यक तत्व मिल जाते हैं जिनकी उसे मरम्मत के लिए जरूरत होती है। मतलब ये एक तरह की प्राकृतिक जुगलबंदी है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है। वो क्या? हमने ये तो जान लिया कि 60 किलो के व्यक्ति को लगभग 60 ग्राम की जरूरत है, लेकिन इसे दिन भर में खाया कैसे जाए? कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रात के खाने में एक साथ बहुत सारा चिकन या बहुत सारा पनीर खा ले और सोचे कि दिन भर का कोटा पूरा हो गया। स्रोत तो इस तरीके को सही नहीं मानता। और उसका एक बहुत ही ठोस, बहुत ही वैज्ञानिक कारण है। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट या फैट को तो बाद में उपयोग करने के लिए जमा करके यानी स्टोर करके रख सकता है। हाँ। लेकिन शरीर में प्रोटीन को जमा करने का कोई सीधा भंडार गृह या स्टोरेज नहीं होता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब शरीर इसे फैट की तरह स्टोर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। शरीर को मरम्मत और ऊर्जा के लिए एक निरंतर आपूर्ति यानी एक स्टेडी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में 50 या 60 ग्राम खा लेता है तो शरीर एक बार में सिर्फ एक निश्चित मात्रा को ही अवशोषित कर सकता है, जो आमतौर पर 20 से 30 ग्राम के आसपास होती है। और बाकी का क्या होता है? बाकी का हिस्सा या तो ऊर्जा में बदल जाता है या शरीर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए स्रोत इसे दिन भर के अलग अलग भोजन में बांटने की सलाह देता है। ये तो उसी तरह है जैसे किसी पौधे को पानी देना। कैसे? अगर आप एक ही बार में बाल्टी भर पानी डाल देंगे तो ज्यादा पानी बह जाएगा और मिट्टी उसे सोख नहीं पाएगी।
बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे पानी देंगे तो वो जड़ों तक गहराई से पहुंचेगा। स्रोत ने इस दिनचर्या को बहुत ही खूबसूरती से बांटा है। हाँ, देखते हैं। चलिए इस पर गौर करते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए स्रोत सुझाव देता है दूध या अंडा। इसका क्या महत्व है? सुबह की शुरुआत में इसे लेना बहुत रणनीतिक है। रात भर सोने के बाद शरीर एक तरह के उपवास या फास्टिंग की स्थिति में होता है। हाँ बिल्कुल। सुबह जब आप प्रोटीन लेते हैं तो यह रक्त शर्करा के स्तर को एकदम से उछलने नहीं देता, जिससे दिन भर ऊर्जा का स्तर स्थिर बना रहता है। और फिर दोपहर के खाने में दाल और रोटी, ये तो लगभग हर घर में बनता ही है। हाँ, मुझे लगता है ये दोपहर की उस सुस्ती को भी रोकता होगा जो अक्सर भारी खाना खाने के बाद आती है। बिल्कुल, क्योंकि ये पाचन की गति को धीमा कर देता है, जिससे ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होती है और दिमाग को लगातार ईंधन मिलता रहता है। लेकिन मुझे सबसे दिलचस्प शाम वाला हिस्सा लगता है। शाम के स्नैक्स का? हाँ, अक्सर शाम को 4 या 5 बजे के आसपास लोगों को सबसे ज्यादा भूख लगती है और वे चाय बिस्किट या समोसे की तरफ भागते हैं। स्रोत कहता है कि उस समय मूंगफली या स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज खाने चाहिए। शाम के समय क्रेविंग्स होना सबसे आम बात है, क्योंकि तब तक दोपहर के खाने की ऊर्जा खत्म हो रही होती है। हाँ, शुगर लेवल गिर रहा होता है और शरीर को तुरंत ग्लूकोज की जरूरत महसूस होती है। स्प्राउट्स या मूंगफली में मौजूद फाइबर और प्रोटीन का मिश्रण उस तीव्र भूख को तुरंत शांत कर देता है और इंसुलिन के स्तर को अचानक बढ़ने से रोकता है। बहुत स्मार्ट तरीका है ये रात के खाने तक पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे रात में ज्यादा खाने या ओवर ईटिंग की संभावना कम हो जाती है। और अंत में रात के लिए हल्का प्रोटीन युक्त खाना। हल्का इसलिए ताकि पाचन तंत्र पर रात में ज्यादा दबाव न पड़े, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हो ताकि जब हम गहरी नींद में हो तब शरीर कोशिकाओं की मरम्मत का अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सके। बिल्कुल, ये पूरी दिनचर्या एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक टाइम टेबल की तरह काम करती है। इस पूरी संरचना की सबसे अच्छी बात इसकी सरलता ही है। इसके लिए आपको अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। बस हर मील में थोड़ी सी जागरूकता जोड़ने की आवश्यकता है। और इसी जागरूकता को व्यवहार में लाने के लिए स्रोत के अंत में एक बहुत ही आक्रामक लेकिन प्रेरक बात कही गई है, एक 7 दिन का चैलेंज। हाँ, 7 डे चैलेंज। स्रोत कहता है कि आज से ही अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं और अगले 7 दिन में अपने शरीर में होने वाले फर्क को महसूस करें। ये बहुत ही कम समय है। क्या सिर्फ 7 दिनों में जीव विज्ञान के स्तर पर कोई वास्तविक बदलाव महसूस किया जा सकता है? 7 दिन सुनने में बहुत छोटा समय लग सकता है, लेकिन जब बात हार्मोनल संतुलन और रक्त शर्करा के स्तर की हो तो यह समय पर्याप्त है। सच में? हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक अपने शरीर के वजन के अनुसार इस पोषक तत्वों को सही तरीके से बांट कर लेता है तो सबसे पहला बदलाव भूख और ऊर्जा के स्तर में आता है। शुगर क्रैश या बार बार लगने वाली भूख कम हो जाती है। शरीर का पानी या वाटर रिटेंशन संतुलित होने लगता है, जिससे अक्सर सूजन या ब्लोटिंग कम महसूस होती है। अरे वाह! और क्योंकि रात में रिकवरी बेहतर होती है, इसलिए सुबह उठने पर व्यक्ति अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये चैलेंज किसी जादुई वजन घटाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये शरीर को उस इष्टतम स्तर या ऑप्टिमल लेवल पर काम करते हुए महसूस करने के बारे में है, जिसे हमने शायद कभी अनुभव ही नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने समझा कि शरीर सिर्फ एक स्थिर ढांचा नहीं है, बल्कि ये हर सेकंड खुद को तोड़ता और बनाता है। और उस निर्माण कार्य का एकमात्र मुख्य कच्चा माल प्रोटीन है। चाहे वो मांसपेशियों को टूटने के बाद मजबूत बनाना हो, हार्मोनल सिग्नल भेजकर अनावश्यक भूख को रोकना हो, या भीतर से कोशिकाओं को पोषण देकर त्वचा और बालों को जीवित रखना हो। हाँ, ये सब एक ही तत्व पर निर्भर करता है। हमने उस 60 ग्राम वाले गणित को भी समझा और देखा कि कैसे उसे सुबह के अंडे, दोपहर की दाल, शाम के स्प्राउट्स और रात के हल्के भोजन में बांटकर शरीर को एक निरंतर फ्यूल सप्लाई दी जा सकती है। इस पूरी जानकारी को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य को कोई जटिल पहेली बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो समाधान सबसे बुनियादी होते हैं वही सबसे गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। बिल्कुल,
हम हमेशा कुछ नया, कुछ चमत्कारी खोजने में लगे रहते हैं, जबकि चमत्कार तो उस बुनियादी रसायन विज्ञान में है जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। और यही बात एक बहुत ही उकसाने वाले विचार को जन्म देती है, जो मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। श्रोता हमें 7 दिनों के अंदर एक स्पष्ट बदलाव महसूस करने की चुनौती देता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शरीर कितनी तेजी से सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सिर्फ एक अकेले पोषक तत्वों को उसकी सही मात्रा और सही समय पर लेने से महज 7 दिनों के अंदर हमारी ऊर्जा, हमारी भूख और हमारी रिकवरी में इतना भारी बदलाव आ सकता है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने शरीर की असली क्षमता के 50% पर ही तो नहीं जी रहे हैं? बाप रे! क्या हम थकान, सुस्ती और बालों के झड़ने को अपनी नॉर्मल लाइफ मानकर बैठ गए हैं, जबकि असल में हमारा शरीर सिर्फ उस मूल बिल्डिंग ब्लॉक के लिए तरस रहा है जो उसे कभी पर्याप्त मात्रा में मिला ही नहीं? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। क्या हम अपनी कमियों को ही अपनी नियति मान चुके हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा कि क्या आपका शरीर भी उस कच्चे माल का इंतजार कर रहा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए, अपनी थाली पर नजर रखिए और अपने शरीर की नींव को वो मजबूती देते रहिए जिसका वो हकदार है।